अरे बच्चों, मैं हूं दिलीप और एक बार आपका वेस्ट एग्जाम चैनल पर फिर से स्वागत है। आप लोगों ने जो थंबनेल देखा बिल्कुल सही देखा है। आज एक बार फिर से मैं एमसीक्यू अनुकूलन पैकेज लेकर के आया हूं और ये पैकेज जो आप लोग को एमसीक्यू एक्टिविटी टास्क जो मिला है, मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व करने का जो सेकेंड पेपर आता है वो है पर्यावरण और इतिहास और भूगोल। तो आज मैं आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स को इसी वीडियो में बता देने वाला हूँ। सारे आंसर को बताऊँगा पेज नंबर के साथ, जिससे कि आप लोगों को उस आंसर को ढूंढने में भी सुविधा हो और उस सब चीज़ के बारे में आप अच्छे से समझ सको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सारे क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में मेहनत लगती है। तो एक लाइक से आप लोगों के हमें बहुत खुशी मिलेगी और हमें और अच्छी तरह से मेहनत करने की प्रोत्साहन मिलेगी। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के अपडेट भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ और देखते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, आप लोगों का जो ये पैकेज मिला हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व करने का जो तरीका बताया गया है आप लोगों को, इसमें आप लोगों को सिंपल सा क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इसके यहाँ पे सबसे ऊपर में टॉप में नेम, अपना रोल नंबर और क्लास लिख करके इसको अच्छी तरह से सजा लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने प्रीवियस में मैथ के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ठीक है। मैथ की वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक बार अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को वहाँ पे फिर से यहाँ पर मैंने किसे लिंक और अपने लिंक में नीचे में दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर लिंक में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैथ की वीडियो आप लोगों को यहाँ पर लिंक में आप लोगों को देखने को मिल, यहाँ ऊपर में लिंक है, इस लिंक में आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे। यहाँ पर लिंक में भी आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग इसको समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है पर्यावरण और इतिहास। तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया है उसको मैं जरा से जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स होता है उसी को कहते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से यहाँ पे बोला है कि कौन सा नहीं है, जो कि सूची में नहीं आती है, तो वो होता है आप लोगों का संपत्ति का अधिकार, ठीक है। हालांकि इसको बाद में ऐड कर दिया गया है संविधान में, लेकिन पुराने संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों में ये नहीं आता है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार ऑप्शन डी सही होगा। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं और इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर जो 11 बताए गए हैं ये वाला आप लोगों को मिल जाएगा पेज नंबर 156 पर। कितने पे मिलेगा? 156 पेज पे इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ये सब सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने ढूंढ के निकाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। इसी वजह से मैं सारे क्वेश्चंस के प्रूफ के साथ लेकर के आया हूँ, जिससे आप लोगों को ढूंढने में भी सुविधा हो और कोई बच्चा ये न कहे कि आंसर गलत है। तो यहाँ पर बच्चे और महिलाओं की रक्षा करना, ये इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 1857 के विद्रोह में प्रारूप कारण ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली में कुछ परिवर्तन हुआ था। कौन सा गलत है? यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से जो बोला गया है वो था भारत को स्वायत्तता का अधिकार मिलना। देखिए, अगर 1857 की क्रांति के बाद भारत को स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती, मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार भारत के सभी कार्य होने लगते, तब तो भारतीय ब्रिटिश का कोई शासन ही नहीं रहता। इसलिए इसके बाद भी हम लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिला था। ये तीनों ऑप्शन मिले थे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि भारत माता का पेंटिंग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का प्रतीक बन गई। यह निम्नलिखित में से किस संदर्भ में चित्रित किया गया था? तो ये जो चित्रण था वह तो हम लोगों के स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड, हम लोगों के जो स्वदेशी आंदोलन है इसको यहीं से लिया गया था और भारत माता का पेंटिंग बनाया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन में ज्योतिराव फूले का योगदान अपार था। निम्नलिखित जाति के आम लोगों की सामाजिक गरिमा की स्थापना के लिए फूले ने स्थापित किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर फूले जी ने जो स्थापित किया था वो स्थापित किया था सत्यशोधक समाज। एक सत्यशोधक समाज यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, और जो कि आप लोगों को पेज नंबर मिल जाएगा 82 पर। कितना पेज पर मिलेगा? पेज नंबर 82 पर मिल जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर पेज नंबर लिखते जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इसके सारे आंसर्स को मिला सको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि समाज सुधारकों के रूप में इधर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और
वीरेन सलिंगम पंतुलू की गतिविधियों के बीच की क्या समन्वयता पाई जा सकती है? तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा पेज नंबर 81 पे। कहाँ पे मिलेगा? पेज नंबर 81 पे मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये मिल जाएगा आप लोगों को पेज नंबर 81 पर, ठीक है। पेज नंबर 81 पे मिलेगा और वो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, क्योंकि उन दोनों ने विधवा विवाह के आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोला गया है कि यदि कोई महिला परिवार के भीतर उत्पीड़न का शिकार हो जाती है तो वह इसके तहत सुरक्षा की मांग कर सकती है। किससे मांग कर सकती है? तो अगर यदि कोई उसे महिला को घरेलू उत्पीड़न मिलता है तो घरेलू उत्पीड़न आप लोग समझ सकते हो कि महिला को भीतरी उत्पीड़न दिया जाता है घरेलू उत्पीड़न के हिसाब से, तो उसको घरेलू हिंसा के अंतर्गत नियम के अंतर्गत जो 2005 में नियम बनाया गया था उसके अंतर्गत उसे न्याय प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो दिया गया है वो बोल रहा है राज्य में विधानमंडल के सदस्य आमतौर पर कितने अवधि के लिए नियुक्त होते हैं? नॉर्मल सी बात है, जब भी देखिएगा आप लोग कि जब भी वोट होता है वो 5 साल के डिफरेंस में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा पेज नंबर 154 पे, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा आप लोग को पेज 154 पे, ठीक है। ये ऑप्शन जो है इसका आंसर का ऑप्शन 154 पेज पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 9 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानसभा कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया नक्शा, इस नक्शे को देखना है, कम कर लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ बोला गया कि नक्शे में औपनिवेशिक भारत की भूमि के बंदोबस्त प्रणाली के क्षेत्रों को दर्शाया गया। मानचित्र में चिन्हित क्षेत्र, यहाँ पे जो चिन्हित क्षेत्र बोला गया है अर्थात यहाँ पे एक मैप होना चाहिए था, यहाँ पे मैप देना छोड़ दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे जो चिन्हित क्षेत्र बोला गया है यहाँ पे एक मैप होना चाहिए था, ठीक है। इस चिन्हित क्षेत्र यहाँ पे एक मैप होगा और वो कुछ इस तरह का मैप होगा जो कि यहाँ पर जाली जैसा बनाया हुआ है, इसको इस तरह से कुछ होना चाहिए था, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये क्रिप्स क्रॉप्स करके यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस एरिया को पूछा गया, ये जो एरिया है इस एरिया को पूछा गया, ठीक है। तो ये बोला गया है कि ये जो एरिया है वो किससे बंदोबस्त प्रणाली को लागू की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर कितना पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 75 पर। 75 पर आपको बोला गया है कि पश्चिम बंगाल की ग्रामीण स्वशासन को पंचायत प्रणाली के रूप में जाना जाता है। पंचायत व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? ये इस क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा वो आप लोग को मिलेगा पेज 151 पर। कितना पर मिलेगा? पेज 151 पर और वे पेज 152 पर, ठीक है। 151 और 152 पर दोनों पर ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में मिक्स करके दिया हुआ है। ये टॉपिक जो है इन दोनों टॉपिक पर दिया हुआ है और इसके आंसर जो होंगे वो 3 स्तरों में होंगे, ठीक है। यानी कि जो पंचायत व्यवस्था है वो कितने स्तर में है होती है? 3 स्तर में होती है। मैप दिया गया है और यहाँ पर फिर से बोला गया कि चीज़ जो औपनिवेशिक शासन के तहत भारत का नक्शा है इसमें चिन्हित क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ से फिर से आप लोगों को एक बार देखिए, ये जो क्रॉस वाला पोर्शन है इसी को होना चाहिए था बॉक्स में, वहाँ पर चिन्हित क्षेत्र बोल करके फिर से यहाँ पर वैसे ही होना चाहिए था, एक बार ऐसे क्रॉस करके दिया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। चिन्हित क्षेत्र का मतलब यही बोला जाना चाहिए था। तो यहाँ पर जो चिन्हित क्षेत्र बोला गया है वो होगा मूल राज्य। क्या होगा? मूल राज्य। ये आप लोग को मिल जाएगा पेज 145 पर, एक मैप दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उस मैप में ये 145 पेज पर ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से एक बार नक्शा दिया गया है और यहाँ पर बोला गया कि अविभाजित बंगाल में स्थित केंद्रों के में से कौन सा केंद्र था। यहाँ पे पूछा कि कौन सा ऐसा केंद्र था कि जो अविभाजित होकर के था, 1857 के लिए दर्शाता है। तो 1857 की क्रांति जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी हम लोगों के बंगाल के बैरकपुर छावनी से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लोगों ने देखा इसका आंसर जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को पेज नंबर 95 पर। कितना पर मिल जाएगा? पेज नंबर 95 पर मिल जाएगा। 95 पेज पर इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो 1969 से पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में केवल विधानसभा, इससे लगभग सभी सदस्य या विधायक होते हैं। कैसे होने चाहिए सदस्य या विधायक? तो ये इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा पेज नंबर 151
151 पे मिल जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, और ये होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए नेता। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कारण आदिवासियों के विद्रोह से संबंधित नहीं था। मतलब आदिवासी जो लोग थे उन लोगों ने कौन से कारण से विद्रोह नहीं करना चाहते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है औपनिवेशिक कर अतिरिक्तता, उसके बाद दिया गया जमींदारों और साहूकारों की जबरन वसूली, आदिवासियों का आधुनिकीकरण, उनकी अनूठी संस्कृति खतरे में थी। ठीक है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ये होगा कि आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। की बात करें क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस इरादे से की गई थी। और पारंपरिक शिक्षा की वास्तविकता, समकालीन प्राच्य एवं पश्चिमी शिक्षा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों का 15 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में पश्चिमी शिक्षा का विस्तार, भी पश्चिमी शिक्षा का विस्तार हो जाए, और आज वही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आगे बात करें हम लोग अगर भूगोल और पर्यावरण और भूगोल की, तो भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी नीचे के बटन को क्लिक करें और एक बार जल्दी से लाइक का बटन को क्लिक कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, और बगल में बने हुए बेल आइकन को इस तरह से दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर लेना, जिससे कि आगे की अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं भूगोल के बारे में बताने वाला हूं। तो भूगोल का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, भारत का कोई भी भाग स्थित नहीं है। भारत का कौन सा भाग कहीं पर स्थित नहीं है, तो वो है ध्रुवीय अक्षांश, क्योंकि भारत जो है वो मध्य वर्ग में आता है। भारत जो है कि वो मध्य वर्ग में आता है, भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है, इसीलिए वो ध्रुवीय अंश में नहीं है। भाग का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो मैप होता है इसमें ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये वाला ऊपर का जो हो जाएगा वो नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे का जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा साउथ। ठीक है, ये वाला भी साउथ है, ये वाला भी साउथ है, ये वाला भी साउथ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये कितने डिग्री पर कट हुआ है, तो ये 23.5 डिग्री पे कट होता है। तो ये जो कट पार्ट दिखा रहा है ये क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 23.5 डिग्री यानी 23 से 1/2 नॉर्थ से, 23 से 1/2 साउथ का पोर्शन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, कि यदि आप भारत के पड़ोसी देश से त्रिपुरा के पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और बड़े से होकर के वहां से होकर के आपको पश्चिम बंगाल पहुंचना पड़ता है, तो वह प्रदेश पड़ोसी देश कौन सा होगा। सिंपल सी बात है कि वो पड़ोसी देश कौन सा होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि बांग्लादेश ही पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देशों में गिना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी ऐसी पर्यावरण निम्नलिखित के उत्तरदायी नहीं है। पर्यावरण घटना कौन सी है जो कि इसके लिए दायी नहीं है, तो जैव विविधता वो भी होता है, मिट्टी का क्षरण वो भी प्राकृतिक, भूस्खलन ये भी प्राकृतिक कारण है, लेकिन एकमात्र कारण है और वो है अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा प्राकृतिक का कारण नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जो है वो बैलेंस करके रखता है सब कुछ चीज। दिया गया है वो दिया गया है कि चित्र में दरारों के बीच स्थित भूभाग से उत्थान के कारण कौन सा भू आकृति विकसित होगा। तो ये जो भू आकृति होगा वो होगा गुटका या ब्लॉक पर्वत होगा। क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ब्लॉक या गुटका। ठीक है, गुटका या ब्लॉक पर्वत इससे निर्माण होगा। देखिए, किसके निर्माण के लिए एक साथ अपरदन, परिवहन और निक्षेपण आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है, निक्षेपण, परिवहन और क्या बोल रहे हैं, अपरदन, तीनों काम होना चाहिए। तो तीनों काम किसके लिए होता है, बाढ़ के मैदान के लिए, क्योंकि देखो बाढ़ का मैदान किससे होता है, अपरदित करके लाता है, ढोकर लाता है और निक्षेपित करता है, तो बाढ़ का मैदान होता है। क्योंकि डेल्टा में सिर्फ निक्षेपण होता है, गोखुर झील में सिर्फ अपरदन होता है और कैनियन में भी सिर्फ अपरदन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बाढ़ का मैदान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो पूरी तरह से मैप पर दिया गया, बोला गया कि भारत के मानचित्र को देख लें। ठीक है, बोला गया भारत के मानचित्र को देखें, भारत के निम्नलिखित में से कौन से 2 पड़ोसी भू आबद्ध हैं। भू आबद्ध मतलब होता है कि चारों तरफ भूमि से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से मैप को देखें तो हमें क्या पता चलेगा, कौन से ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं जो भू से, जमीन से जुड़े हुए हैं।
यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान का कुछ पोर्शन समुद्र में चला जा रहा है, बांग्लादेश का कुछ भाग समुद्र में जा रहा है, म्यांमार की बात करें तो ये भी पानी में जा रहा है समुद्र में। इसका मतलब जो भाग बच गया वो हो जा रहा है हम लोगों का नेपाल और भूटान। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा नेपाल और भूटान, ऑप्शन नंबर सी। नेपाल और भूटान जो है वो चारों तरफ से मिट्टी से घिरे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हो है ये दोनों ही भाग जो हैं ये चारों तरफ मिट्टी से घिरे हुए। नेपाल भी चारों तरफ मिट्टी से घिरा हुआ है और भूटान भी चारों तरफ मिट्टी और पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि नम जलोढ़ मिट्टी वाली तराई में आदर्श रूप से कौन सी फसल की खेती की जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी फसल की जाती है वो होगा जूट, ठीक है। जूट को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, हालांकि चाय के लिए पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। बाजरा तो गल जाएगा और गेहूं भी गल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जूट की ऑप्शन अच्छा होता है। अगर यहाँ पर धान यानी कि चावल राइस के फसल के बारे में होता तो राइस भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो बोला गया है कि शहरी क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए उपनगरों में सब्जियों की खेती की प्रक्रिया जो ट्रकों द्वारा उत्पादित की जाती है और उसे पहुंचाया जाता है, तो इस तरह की खेती को क्या कहते हैं। तो इस तरह की खेती को हम लोग कह सकते हैं ट्रक खेती, क्योंकि खेती को तैयारी किया जाता है और उसको पहुंचा दिया जाता है ट्रक के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए इसे हम लोग ट्रक खेती कहते हैं, ठीक है। इसका नाम रखा गया है ट्रक खेती। किसी स्थान को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए कौन सा कारक आवश्यक होता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा आवश्यक नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वहाँ पर कच्चे माल की आवश्यकता, तो ये तो हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जरूरी नहीं है वो है नदी के निकट का स्थान, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये तीनों ऑप्शन रहेंगे तो काम चलेगा, लेकिन नदी अगर नहीं भी रहेगा तो वो इंडस्ट्री काम कर सकते बनाओ, ठीक है। तो सही जोड़े बनाने का मतलब है रूर जो है वो जर्मनी का एक ऐसा भाग है जो कि सही होगा, ऑप्शन 11 का सी सही होगा, रूर और जर्मनी, ठीक है। के कारण औद्योगिक विकास में कमी आई है। क्यों कमी, किसकी कमी आई है, उस कमी के कारण, किसके कारण कमी आई है, तो वो है पंपास की वजह से ये कमी आई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का ए, ठीक है। में दिया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से विश्व के खनिज के तेल लगभग 60% भंडार है, तो किस भाग में है। तो तेल का जो 60% भंडार है वो दक्षिण पश्चिम एशिया वाले भाग में प्रस्तुत है, जिसमें कि इंडिया भी आता है, दक्षिण पश्चिम एशिया वाला भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, कौन सा भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो कि भौगोलिक स्थिति को माना जाता है वो मापा जाता है ऊंचाई से। किसी भी भौगोलिक स्थिति का जो मापन होता है वो उसके ऊंचाई से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो भविष्य की पीढ़ी के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए विकास को कहा जा सकता है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, उसे कह सकते हैं सतत विकास, ठीक है। सतत विकास मतलब ऐसा विकास जिससे कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो, तो हम लोग आराम से इसे सतत विकास के नाम से। तो इस तरह से हम लोगों ने अब आ गया गणित का पोर्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पूरी तरह से सॉल्व करा दिया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल जरूर लगी होगी, और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है। तो डोंट वरी प्यारे बच्चों, मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ और अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और भी यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे। तो आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।